स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य नौकरी बैच में। हमने पढ़े थे एनएक्विटेंस विद लिटरेरी टर्म्स फॉर्म्स जो होती हैं, तो आज पढ़ेंगे हम अलग फॉर्म्स। एनएक्विटेंस विद लिटरेरी फॉर्म्स की सोनेट और एलिगी, बेला, सॉलिक्यूड, ड्रामेटिक, मोनोलॉग, एपिक, मोक एपिक, एलिगरी, पैराडॉक्स, ये सारे पढ़ेंगे आज हम। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पक यहाँ से आते ही आता है, तो क्यों इस चीज़ को छोड़ें हम, फटाफट ख़त्म करते हैं इस किताब को। तो ये चैप्टर ख़त्म करते हैं आज। लिटरेरी फॉर्म्स टर्म्स। ए लिटरेरी टर्म्स इज ए पर्टिकुलर फॉर्म्स और स्टाइल इन विच ए वर्क of literature is written or produced. These terms are used as the name a particular form or way in which a literary composition such as poem, story, fiction, drama is written or composed. Example: epic, lyric, sonnet, ballad, elegy, comedy, tragedy, farce, masque, short story, novel, essay, biography, etc. लिटरेरी टर्म साहित्यिक शब्दावली को लिटरेरी टर्म बोलते हैं हम। साहित्यिक शब्दावली साहित्य की विशिष्ट शैली या रूप है जिसमें किसी साहित्यिक रचना का सृजन होता है या साहित्यिक रचना लिखी जाती है। इन विशेष शब्दों का प्रयोग विभिन्न साहित्य रचना जैसे कविता, कहानी, उपन्यास और नाटक आदि के लिए होता है। लिटरेरी टर्म में बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। फर्स्ट, लिटरेरी फॉर्म्स रोज बोलते हैं। लिटरेरी फॉर्म्स पोइट्री वाला, लिटरेरी फॉर्म ड्रामा का, लिटरेरी टर्म जनरल। तो पहला पढ़ते हैं हम लिटरेरी फॉर्म प्रोज का। जैसे फेबर होता है, शॉर्ट स्टोरी होती है, रियल्ट आते हैं, फिक्शन नॉवल आते हैं, ऐसे आते हैं, बायोग्राफी आती है, ऑटोबायोग्राफी आती है, सैटायर आता है, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आती है, ह्यूमर आते हैं, एपिस्टोलरी आता है, बिल्डंग्सरोमन आता है 12 वाला। अब सेकेंड लिटरेरी फॉर्म्स पोइट्री का। पहला ओड, एलिगी, बेला, सोनेट। पोइट्री में एपिक, गॉथिक, एलिगरी, मोक एपिक, वर्स, डिक्शन, लिरिक, कर्टे, सोनेट, राइम, डर्ज, मोनोडी, पैरोडी, पेस्टोरल एलिगी, सैटायर, मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग, मीटर, अचियासमस। अब पढ़ते हैं हम थर्ड वाला है इसमें लिटरेरी फॉर्म ड्रामा का। ड्रामा, ट्रेजेडी, ट्रेजिकॉमेडी, कॉमेडी ऑफ मैनर, प्रॉब्लम प्ले, क्रॉनिकल प्ले, क्लोजर्स ड्रामा, डायलॉग, सोलिलोक्वी, एसाइड, पेस्टोरल, मेलोड्रामा, मास्क्यू, फार्स, आयरनी, कैथारसिस, डेनाउमेंट, पोएटिक जस्टिस। आपका फोर्थ है लिटरेरी टर्म जनरल वाली। रिपीटिशन, एवेंटगार्ड, पास्टिच, पैथोस, एलगी, न्यू क्रिटिसिज्म, मेलाप्रोपिज्म, क्रिस्ट, फ्लैशबैक, कॉन्जुगेशन, स्टॉप कैरेक्टर। तो शुरू करते हैं इसका लिटरेरी फॉर्म पोइट्री से। लिटरेरी फॉर्म पोइट्री शुरू करते हैं। इसमें पहला है हमारा सोनेट। तो लिटरेरी फॉर्म्स पोइट्री में पहला सोनेट है। इसे चतुर्दश पद भी कहते हैं। ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ 40 लाइन। इट is to be written in the limited number of lines and the prescribed metrical pattern. The idea had to be introduced, developed and concluded within this limit.
Sonnet are Sonnet is a poem of 40 lines. It is to be written in the limited number of lines and the prescribed metrical pattern. The idea has to be introduced, developed, and concluded within this limit. Sonnets are of two kinds: the Petrarchan sonnet and the Shakespeare sonnet. Sonnet are of two kinds. First is Petrarchan. Second is Shakespearean sonnet. The Petrarchan sonnet is also known as the Italian sonnet. It has two main parts: the octave 8 line and the substrate 6 line. These are the octave 8 octave और sestet line. Petrarch was the first Italian poet to write sonnet. His sonnets are addressed to his beloved Laura. His sonnets are addressed to his beloved Laura. Shakespeare wrote 154 sonnet. Shakespeare wrote 154 sonnet. His modified he modified the Italian sonnet, so his sonnets are known as Shakespeare sonnets. He modified Italian sonnet, so his sonnets are known as Shakespearean sonnets or English sonnet. It has 3 stanzas of 4 lines, each and concluding couplet. The meter is iambic pentameter. The Shakespearean sonnet, it has 3 stanzas of 4 lines, each and a concluding couplet. 3 stanza 4 लाइन ईच, 3 stanza है जो 4 लाइन ईच है और 1 including couplet. The meter is iambic pentameter. Iambic pentameter. A sonnet contains pentameter line. The anti-iambic pentameter is 10 syllable की लाइन होती है. इसमें 5 लघु और 5 गुरु चरण होते हैं. 1 short syllable is followed by 1 long syllable. सोनेट में iambic pentameter लाइन होती है. Sir Thomas White and Henry Howard, Earl of Surrey, brought sonnet to England in 16th century. It was a popular poetic form in Elizabeth's age. Common theme in early sonnet include love, the power of time, infidelity, jealousy, beauty, and morality. Sir Thomas White and Henry Howard. Sir Thomas White and Henry Howard, Earl of Surrey, brought sonnet to England in 16th century. अब अगला पढ़ते हैं और संबोध गीति. Ode is the name given to a long lyric poem. Ode is the name given to long lyric poem. An ode often begins with an invocation. It is in the form of address, generally defined and elaborate in stanzaic structure. It is addressed to a person or an object. The subject matter is generally serious. Ode में subject matter is generally serious.
A long lyric poem, serious in subject matter, elevated in the style, elaborate in its stanzaic structure. An ode is solemn and serious in tone. The strophe and the anstrophe and the epode are three parts of an ode. Three major parts of an ode: strophe, antistrophe, epode. The Greek poet Pindar modeled his ode on the song of the chorus in Greek drama. The Greek poet Pindar modeled his odes on the songs of chorus in Greek drama. His odes are known as Pindaric odes. Pindaric odes. Pindaric odes. Pindaric odes were introduced into England by Ben Jonson. Pindaric odes were introduced into England by Ben Jonson, and Pindar is a Greek poet, Persian poet, named after Roman poet Horace. Horatian word, named after Roman poet Horace, who lived during the 1st century. The Horatian ode consists of 2 or 4 line stanza that share the same meter, rhyme scheme, and the length. Unlike the moral form Pindaric ode, the Horatian ode traditionally explored intimate scenes of daily life. Horatian ode traditionally explored intimate scenes of daily life. The Roman poets wrote many odes. Dryden, Ode to a Saint Cecilia, Keats, Ode to Autumn, to Nightingale, and the Onegesian are very well-known odes. Thomas Gray used ode in his The Progress of Poesy, and the Bard. The Pindaric ode in the English literature is also known as the regular ode. Collins wrote odes to describe seasons and various mental status. Ode to the Evening, to Simplicity, and to Passion are his famous odes. Romantic poets Wordsworth, Shelley, Keats are also wrote odes. Example: Gray, Progress of Poesy, the Bard. Wordsworth ने Ode to the Duty, Ode on the Intimation of Immortality. Keats, Grecian Urn, To a Nightingale, To Autumn. Coleridge ने Rejection and Ode. Collins ने Ode to the Evening. Milton ने Ode on the Nativity of Christ. Tennyson ने To Virgil, Ode on the Death of the Duke of the Wellington. ओड मूल रूप से ओड प्राय तुलनात्मक रूप से अधिक लंबा तथा किसी देवता अथवा नायक के कारनामों का विस्तृत एवं औपचारिक भाषा में यशोगान करने वाला समूह गीत होता है। मूल रूप से ओड प्राय तुलनात्मक रूप से अधिक लंबा तथा किसी देवता या नायक के कारनामों का विस्तृत एवं औपचारिक भाषा में यशोगान करने वाला समूह गीत होता है।
आधुनिक कवियों ने ओड को किसी समान लंबाई की कविता माना है जो गंभीरता अथवा लय के साथ किसी विषय का गुणगान करे। ओड के स्वरूप को यूनानी कवि पिंडार ने स्थापित किया है। ओड के स्वरूप को यूनानी कवि पिंडार ने स्थापित किया है। थॉमस ग्रे ने ओड का प्रयोग अपनी कविता में द प्रोग्रेस ऑफ द पॉजी एंड द बार्ड में किया था। अंग्रेजी साहित्य में पिंडारिक ओड को नियमित ओड भी कहा जाता है। कॉलिंस ने ओड का प्रयोग ऋतुओं के वर्णन में तथा विभिन्न मनुष्यों के चित्रण में किया था। ओड टू द इवनिंग, टू सिम्प्लिसिटी एंड टू पैशन उसके प्रसिद्ध ओड हैं। वर्ड्सवर्थ, शैली की जैसे रोमांटिक कवियों ने भी ओड लिखे हैं। यह करना अंग्रेजी साहित्य में पिंडारिक ओड को नियमित ओड भी कहा जाता है। अब पढ़ते अगला एलेगी। एलेगी माने शोकगीत। An elegy is a poem of mourning. It laments the death of a person or the death of some beloved friends or patron. Because of subject matter, an elegy is solemn and meditative. A piece of literature which deals generally with the passing or loss of men and the things they value. In elegy, an elegy is a poem of mourning. It is meditative lyric. Elegy is a meditative lyric poem that has very mournful and melancholy tone, a formal and sustained laments in the verse for the death of a particular person, usually ending in a consolation. This form of poetry reflects on the nation of that. It is usually written to mourn the death of a close friend or a loved one, but also occasionally mourns humanity as a whole. Gray's famous elegy written in Country Churchyard is written in memory of ordinary people whose heroic acts have found no fame, and the poet mourns the loss of ruder genius and the noble and the simple pupil. Originally in Greek and Roman poetry, an elegy was a poem written in elegiac verse, which include couplets, consists of a hexameter line followed by a pentameter line. Originally in Greek and Roman poetry, an elegy was a poem written in elegiac verse, which included couplet consisting of hexameter line followed by a pentameter line. A hexameter line contains 6 metrical feet, while a pentameter line contains 5 metrical feet. Dating
Back to the 7th century before Christ BC, the elegy was used to write about various topics including love, lamentation, and politics. This form of poetry was widely used by poets such as Aristocles, Mimnermus, Titus, Catullus, Ovid. Famous elegies are Milton's Lycidas, Shelley Oronice, and Tennyson's In Memoriam. Gray, famous elegy written in a country churchyard, written in memory of ordinary people whose heroic acts have found no fame. And the poem mourns the loss of rural genius and these noble and simple people. शोकगीत एलेगी को हिंदी में शोकगीत बोलते हैं। शोकगीत शोक प्रकट करता हुआ एक गीत होता है। सामान्यतः किसी मृत व्यक्ति के लिए एक विलाप होता है। यह एक मातमी दाह संस्कार का शोकाकुल गीत हो सकता है या एक गंभीर निराशापूर्ण या तथा शोक की चिंताशील मुद्दा ली हुई कविता हो सकती है। यह शोक संबंधित विलापपूर्ण छंद में एक कविता हो सकती है। यह शोक संबंधी विलासपूर्ण छंद में कविता हो सकती है। यह ऐसा किसी व्यक्ति जिसको हम प्रेम करते चाहते हैं और उसका निधन हो गया हो को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा जाता है। यह ऐसे किसी व्यक्ति जिसको हम प्रेम करते हैं चाहते हैं जिसका निधन हो गया हो को श्रद्धांजलि देने के लिए लिखा जाता है। ईसा से 7वीं शताब्दी पूर्व की रचना एलेगी अनेक विषय जैसे प्रेम, मिलाप, राजनीति आदि के बारे में लिखी जाती थी। कविता की उस विधि का प्रयोग आर्किलोकस, मिनर्वस, टाइटस, कैटुलस एंड ओविड आदि कवियों ने विस्तृत रूप में किया था। एग्जाम्पल टेनिसन ब्रेक ब्रेक ब्रेक, थॉमस ग्रेज एलेगी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। The Git, it is a simple narrative poem. It is used in the form of short stanza of 4 lines. It is of 8 and 6 syllables. Alternately, it may also be song accompanying a dance. It may be drawing room song, usually of sentimental nature. It tells a whole story. It is impersonal in treatment and the identity or personality of the writer remains unknown. Ballads are of two kinds: folk ballads, literary ballads, folk ballads, or traditional ballads are of unknown authorship, having been passed on orally from one generation to the next. Literary ballad is a poem that tells
tells a tale without music in written form. Important point: a ballad is a narrative poem or song consisting of short stanzas, usually rhymed quatrains in iambic with a refrain. A ballad is a narrative poem or song consisting of short stanzas, usually rhymed quatrains in iambic with a refrain. It arises out of folk literature and is transmitted orally. It is a narrative species of folk songs. A ballad is personal in treatment, and the writer shows his feelings and emotions. A song transmitted orally, which tells a story to literate persons. A long lyric poem elaborated in its stanza structure. Its language is simple. It is a third-person objective narrative. It is a story accompanied by music. A ballad can also refer to a slow, romantic or sentimental song. It tends to have some sort of musical quality to it. Its rhyme scheme is generally ABCD, usually only the second and fourth line rhyme. A ballad is a form of verse, often a narrative set to music. गाथा गीत यह एक साधारण वर्णनात्मक या कथात्मक कविता होती है। सामान्यतः यह 4 पंक्तियों के छोटे चरण, खंड या छंद के रूप में होती है। यह एक ऐसा गीत भी हो सकता है जिसको नृत्य करते हुए गाया जाता है। यह एकांतर रूप में बारी बारी से 8 और 6 शब्दांशों में गीत होता है। सामान्यतः बैठक, स्वागत कक्ष, अतिथि कक्ष में गाया जाने वाला यह एक भावुकतापूर्ण गीत होता है। यह किसी पुरानी कहानी की विषय वस्तु का वर्णन करता है। यह रचना की दृष्टि से अवैयक्तिक होता है तथा इस कारण लेखक की पहचान एवं व्यक्तित्व सामने नहीं आता। ये मुख्य 2 प्रकार के होते हैं: ऑथेंटिक बैलाड्स, जिनके लेखक अज्ञात होते हैं, लिटरेरी बैलाड, जिनके लेखक ज्ञात होते हैं। अब पढ़ते अगला है हमारा सलील की स्वागत कथन। A soliloquy is a monologue spoken by a character alone on the stage. Usually, it either indicates what is to happen later in the play or expresses the innermost thoughts of the speaker. Soliloquies of Macbeth are famous. A passing thought uttered aloud by an actor in front of other
actors on stage. The actors are not supposed to hear a passing thought uttered aloud by an actor in front of other actors on stage. Other actors on the stage. The other actors are not supposed to hear. soliloquy, स्वागत कथन। आप अपने आप से बात करने की क्रिया को soliloquy कहते हैं। एक नाटक में जब कोई पात्र अपने विचारों को मंच पर जोर से बोलता है तो उसकी यह क्रिया soliloquy अथवा स्वागत कथन कहलाती है। यह परंपरा को पात्र के उद्देश्यों एवं मनोदशाओं से दर्शकों को परिचित करने का आसान तरीका माना जाता है। एक पात्र नाटक में जब कोई पात्र अपने विचारों को मंच पर जोर से बोलता है तो उसकी यह क्रिया soliloquy अथवा स्वागत कथन कहलाती है। इस परंपरा को पात्र के उद्देश्यों एवं मनोदशाओं से दर्शकों को परिचित कराने का आसान तरीका माना जाता है। शेक्सपियर ने इस युक्ति का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया है। उसके कुछ स्वागत कथन प्रसिद्ध हो चुके हैं। हैमलेट का स्वागत कथन टू बी और नॉट टू बी तथा मैकबेथ का स्वागत कथन इफ इट वर डन व्हेन इट इज डन शेक्सपियर के कुछ प्रसिद्ध स्वागत कथनों में से है। स्वागत कथन अथवा soliloquy असाइड से इस रूप में भिन्न है कि असाइड अन्य पात्रों की उपस्थिति में बोला जाता है और इसकी इनसे अपेक्षा होती है कि वे इसे नहीं सुन रहे, जबकि soliloquy एक पात्र द्वारा मंच पर अकेले होने पर ही बोला जाता है। soliloquy एक पात्र द्वारा मंच पर अकेले होने पर ही बोली जाती है। अब पढ़ते हैं, अगला है ड्रामेटिक मोनोलॉग, नाटकीय एकालाप। Dramatic monologue is a type of narrative poetry in which a single character speaks. It is dramatic because the poet expresses the character and situation through conflicts. It is addressed to someone. A dramatic monologue is a type of poem in the form of a speech or narrative by an imagined person. A dramatic monologue is a type of poem in the form of speech or narrative by an imagined person, in which the speaker inadvertently reveals aspects of their character while describing a particular situation or series of events.
The dramatic monologue is a lyric poem in which the speaker describes a silent listener. A dramatic monologue is a lyric poem in which the speaker addresses a silent listener, revealing themselves in the context of dramatic situation. The listener is silent. The speaker in such poems usually speaks alone in a one-way conversation, and so it is called a monologue. Dramatic monologue is a lyric poem in which the speaker addresses a silent listener. Speaker addresses a silent listener in dramatic monologue, revealing themselves in the context of dramatic situation. रिवेल करता है, प्रकट करता है. The listener is silent. The speaker in such poem usually speak alone in a one-way conversation, and so it is called a monologue. As the poem begins, we find that the main character is found engaged in an emotional expression of his ideas and feelings. He is confident, excited, angry, or proud. The speaker will be found talking to someone in a situation and manner that he exposes the secrets about his real character. In my last assist from the Duke's one-sided conservation, we piece together the situation, both past and present, and we infer what sort of woman the Duchess really was and what sort of man the Duke is. A dramatic monologue is a type of poetry written in the form of a speech of an individual character. It compresses into a single vivid scene and narrative sense of the speaker's history and psychological insight into his character. Important point: an audience is implied. A dramatic monologue involves one character speaking to another character. The rhyme scheme is not important in a dramatic monologue. There is no dialogue and the poet takes on the voice of character, a fictionality or a person. Tennyson, Ulysses, Borings, The Last Ride Together, My Last Duchess. अब पढ़ते हैं हमारा 13वां एपिक. The epic is one of the most ancient and dignified of poetic type. A long narrative based on the myth or legend, it recounts
grandly and vastly the adventures of a deity or culture. Epic is one of the most ancient and dignified of poetic type. Culture hero whose actions have been crucial in the development of society, a culture or a religion. An epic is either a result of natural growth in a popular song. An epic is either a result of natural growth in popular song, and story of or of conscious literary effort on the part of the artist. The former is called the folk epic. Epic माने महाकाव्य, epic of growth and authentic epic or secondary epic, the literary epic or the epic of art. A folk epic is not the work of one man. Modern research shows that such an epic existed in fragment for long ages before it was formatted into artistic whole, forming the stock in trade of wandering minstrel or storyteller in verse. The Iliad is supposed to have been composed by Homer from such fragments already ancient in his time. A literary epic is the product of an individual genius, such as Virgil Aeneid, Tasso, Jerusalem Delivered, Spenser's Faerie Queene, Milton's Paradise Lost, and Camus. Thucydides is the Portuguese national epic describes Vasco da Gama voyage to India. Important point: an epic is a long narrative poem. The characters are of heroic type. The style is marked by dignity and sublimity. It is not in the form of address directly to the object in trait of. An epic is a long verse narrative on a serious subject told in a formal and elevated style. The form and technique of the epic are most appropriate for the glorification of national heroes. Supernatural beings are also glorified in epics. It recounts grandly and vastly the adventures of deity or a culture hero whose action has been crucial in the development of society or a culture or a religion. It recounts must have content worthy of the form. An epic must have been content worthy of the form. It recounts grandly and vastly the adventure of a deity or a culture hero whose actions have been crucial in the development of society, culture, and a religion.
आप पढ़ते हैं हमारा 14वां मोक एपिक हास्य महाकाव्य। इट इज ऑल्सो called mock heroic. It is a form of satire that adapts the elevated heroic style of the classical epic poem to a tribal subject. The features of the mock epic include the invocation of deity, lengthy speech battles, and the regular eruption of the supernatural elements, all for comic effect. The main difference between an epic and the mock epic is that the former is supposed to be serious, whereas the later is humorous. Alexander Pope's Rape of the Lock is mock epic. हास्य महाकाव्य को mock heroic भी कहते हैं। यह एक प्रकार की व्यंग रचना है जो प्राचीन महाकाव्यों की उत्कृष्ट शैली को अपनाती है, पर इसकी विषय वस्तु तुच्छ या मामूली होती है। हास्य महाकाल के महत्वपूर्ण भाग किसी देवता की वंदना, लंबे भाषण, युद्ध और अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति होती है। हास्य महाकाव्य के महत्वपूर्ण भाग किसी देवता की वंदना, लंबे भाषण, युद्ध और अलौकिक प्राणियों की उपस्थिति होती है। ये सब हास्य उत्पन्न करते हैं। महाकाव्य और हास्य महाकाव्य में मुख्य अंतर उनकी विषय वस्तु सब्जेक्ट है। महाकाव्य गंभीर होता है, हास्य महाकाव्य हास्यपूर्ण होता है। अंग्रेज कवि अलेक्जेंडर पॉप की रचना रेप ऑफ द लॉक एक हास्य महाकाव्य है। एलिगरी माने रूपक। एलिगरी is a major symbolic mode. It can be defined as an extended metaphor. It is a story, poem, or painting in which the character and their action represents general truth. एलिगरी में रूपक होता है ना, गुड एंड बैड क्वालिटीज। ओके, दे हैव नो individuality of their own. They stand for something else and behave accordingly. They may be an anecdote in which two persons, honesty and honesty, can say do certain things. Allegory is a symbolic form of writing in which the meaning is hidden. It makes coherent sense on the literal and the primary level of significance, and at the same time
communicates a second correlated order of significance. An allegory is a story in which character, setting, and action stand beyond their literal meaning. An allegory is a short moral story in which a visible symbol represents an abstract idea. An allegory can be defined as an extended metaphor. An allegory is a symbolic fictional narrative that conveys a meaning non-explicitly set. Characters have no individuality of their own in an allegory. Example: Spenser, Fairy Queen, John Bunyan's The Pilgrim's Progress. रूपक दृष्टांत, कथा, उपकथा या उपाख्यान। रूपक एक मुख्य प्रतीकात्मक विधा होती है, इसे विस्तृत किया गया रूपक भी कहा जा सकता है। यह कोई कहानी, कविता अथवा चित्र भी हो सकती है जिसमें पात्र एवं उसकी क्रियाकलाप सामान्य सत्यों, अच्छे बुरे गुणों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं होती, ये किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। ये एक ऐसी कथा भी हो सकती है जिसमें असत्य और असत्य नाम के दो व्यक्ति हो और वे निश्चित प्रकार की बातें कहते हो करते हो। यह कोई कहानी, कविता अथवा चित्र भी हो सकता है जिसमें पात्र एवं उनके क्रियाकलाप सामान्य सत्य, अच्छे बुरे गुणों आदि का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी स्वयं की कोई पहचान नहीं होती, ये किसी अन्य चीज का प्रतिनिधित्व करते हैं और वैसा ही व्यवहार करते हैं। यह एक ऐसी कथा भी हो सकती है जिसमें सत्य असत्य नाम के दो व्यक्ति हों और वे निश्चित प्रकार की बातें कहते हो करते हों। अब पढ़ते हैं 16वां है हमारा पैराडॉक्स माने विरोधाभास। A statement that apparently self-contradictory in appearance but which contain a truth below the surface. Wordsworth's child is the father of man. In an instance of paradox on the surface statements seem to be factually wrong. How can a child be the father of man? The opposite of it appears to be right, but we think over it again. It appears to be perfectly correct. A child, if he will good, will become a good man. If he is bad, he will become a bad man. A statement containing two opposite ideas that make it seem impossible or unlikely, although it is probably true. The use of this in writing is a paradox. Honor and shame have from no condition rises. A statement in which it seems that if one part of it is true, another part it cannot be so. Paradox can be used for humorous, ironical effects and can sometimes be used to express complex experience. Paradox can be used for humorous, ironical effects and can sometimes be used to express complex experiences.
विरोधाभास यह एक ऐसा कथन होता है जो दिखने में विरोधाभासी होता है, लेकिन सतह के नीचे इसमें एक सत्य छिपा होता है। बस का कथन बच्चा मनुष्य का पिता है। पैराडॉक्स का उदाहरण है, ऊपर से देखने पर यह कथन तथ्यात्मक रूप से गलत दिखाई देता है। एक बच्चा मनुष्य का पिता किस तरह हो सकता है? इसका विपरीत ही सही लगता है, लेकिन जब हम इस पर पुनर्विचार करते हैं तो यह पूरी तरह सत्य प्रतीत होता है। एक बच्चा अगर अच्छा है तो वह अच्छा मनुष्य बनेगा, अगर वह खराब है तो खराब मनुष्य बनेगा। तो इस हिसाब से ये सही लगता है। इसे बोलते हैं विरोधाभास, पैराडॉक्स बोलते हैं। पैराडॉक्स का प्रयोग हास्यपूर्ण, विडंबनात्मक प्रभाव या कभी कभी जटिल अनुभव की अभिव्यक्ति के लिए भी किया जाता है। He is the best teacher who teaches nothing. Whosoever lost his life shall find it. The king is dead. Long live the king. The greater the truth, the greater the libel. There is no one so poor as the wealthy miser. There the richest was the poor, and the poorest live in the abundance. We are never more in danger than we think ourselves most secure. The more thing a man is ashamed of, the more respectable he is. The less he ate, the fatter he got. अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आगे IPSC फर्स्ट ग्रेड। यहाँ तक ले धन्यवाद आपका। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ लक्ष्य नौकरी को पाकर दम लेंगे। हम लोग साथ में नौ मेहनत करेंगे। मैं आपका वैभव कुंतर इधर।